अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले बात एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जो कि मुतनाज़ हो चुकी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने क्लियर किया कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने लगाने हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उमर अयूब की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जजेस की तैनाती को वो मुस्तरद करते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, अभी एडहॉक जजेस की तैनाती और इससे कबल ही हमने देखा कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी इससे माजरत कर ली है। क्या असल मामला क्या है? देखिए, पहली बात तो मुझे ये कंट्रोवर्सी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्यों हुई कंट्रोवर्सी, क्योंकि आर्टिकल 182 कॉन्स्टिट्यूशन का साफ कहता है कि जब भी चीफ जस्टिस समझते हैं कि उनको ज़रूरत है एडिशनल जजेस की, या कोई बेंच बनाने में या फिर किसी और वजह के बिना पर, ये भी ये लिखा हुआ है, उस सूरत में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, तो वो एक जुडिशल काउंसिल के पास, जुडिशल काउंसिल के पास उसकी, और उसके पास जुडिशल कमीशन के पास जाते हैं जी जी, और कहते हैं कि आप अपॉइंट करते हैं। अब ये मालूम नहीं क्यों इस वक्त पीटीआई वाले इतने नाराज हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई, उनको सिर्फ खदशा ये है कि अगर कभी रेफरेंस पार्टी को बंद करने का गया तो ये जजेस उनके खिलाफ शायद फैसला दें जी। अभी तो उन्होंने कोई फाइल किया ही नहीं है गवर्नमेंट ने, किसी किस्म का रेफरेंस, कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो अभी से ये कहना, अब अगर आज भी शुरू करते हैं तो कम से कम 1.5-2 महीने तो लग ही जाएंगे उनको, तो उस वक्त तो काजी फैज ईसा साहब होंगे ही नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं, कंट्रोवर्सी समझ नहीं आई कि ये क्यों हो रही है कंट्रोवर्सी। ठीक है उस्मानी साहब, आपको नहीं लगता कि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का भी माजरत कर लेना और उसके बाद जस्टिस बाकर का भी तो बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और उनका भी मुस्तरद कर देना, आपको नहीं लगता कि ये कहानी किसी और तरफ जा रही है? नहीं, किस तरफ? देखिए, ये तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ और ये पीटीआई वालों से समझना चाहता हूँ कि ये सिर्फ उस सूरत में उनको तशवीश होगी अगर वो ये समझते हैं कि ये जजेस उस बेंच पे बैठेंगे जो पार्टी को बैन करने की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसमें बैठे। अभी तक तो पार्टी को बैन करने की तो के लिए कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ टीवी पे बातें हो रही हैं कि उसकी कार्रवाई करने में 1.5-2 महीने लग जाएंगे। तो अभी से इसमें ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की क्या जरूरत है, जबकि आर्टिकल 182 साफ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये राइट चीफ जस्टिस के पास है कि जब तो कितनी मुद्दत के लिए वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो जब ये पावर्स हैं उनके पास करने के लिए, तो वो क्यों ना इस्तेमाल करें अगर वो चाहते हैं। तो शाइक साहब, अब सवाल ये है कि अगर क्या किसी सियासी जमात के पास ये हक हासिल है कि वो जजेस को इस बुनियाद पर कहे कि ना लगाया जाए कि ये हमारे खिलाफ फैसला कर सकते हैं? ये बात आपने बड़ी सही कही, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कभी। अगर ऐसे ही होने लगे फिर तो जब भी कुछ होगा तो इन एडवांस, इन एक्सपेक्टेशन आप इस तरह किस्म की बातें करेंगे। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी बिल्कुल बेमाने है और ये सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जा रहा है और किसी मकसद नहीं। पर हमने ये भी देखा है कि जो जजेस हैं वो अब सोशल मीडिया का दबाव लेते हैं। हमने तसद्दुक जिलानी साहब को देखा कि उन्होंने कैंपेन के दबाव में माजरत की कमीशन का सरबराह बनने से। हमने अब देखा है कि मुशीर आलम साहब ने और मकबूल बाकर साहब ने माजरत की। तो आपको एक ये जो कैंपेन के तनाजुर में लोग माजरत करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर आप पहले कहें मैं बन जाऊंगा, फिर देखें मेरे खिलाफ कैंपेन हो रही है, फिर आप माजरत कर लें। नहीं, यहाँ पे मुशीर आलम साहब ने तो शुरू में इनकार कर दिया था, मकबूल बाकर साहब ने थोड़ी सी डिले किया था, लेकिन अब ये तो उनका पर्सनल लेवल है, पर्सनल चीज़ है ना कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है और उसके बाद फिर उसको दोबारा बुलाना 3 साल के लिए, जब वो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरे ख्याल में कोई भी जज इसको पसंद नहीं करेगा। एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं पसंद करूँगा ये चीज़। तो ये चीज़ें कहना कि ये करेंगे वो करेंगे मफरूज़ों की बिना पर, ये मेरे ख्याल में बड़ी नाइंसाफ़ी है जुडिशरी के लिए
हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ी नाइंसाफी। अच्छा, हाई कोर्ट से भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक लाए जाते रहे हैं माजी में। क्या आपने हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगा लिया एक मुद्दत के लिए और बाद में वो वापस हाई कोर्ट ही चला गया, तो वो ज़्यादा बेहतर है या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड लोगों को वापस लाना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हमने ये प्रेसिडेंट भी देखा है कि हाई कोर्ट के जज को आप सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाते हैं 2 साल के लिए, वापस वो हाई कोर्ट चला जाता है फिर। नहीं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि वो कर सकते हैं और वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मुझे याद है, हम मेरे कलीग थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बैठते थे, नाम याद नहीं रहा मुझे, वो काफ़ी अरसे तक एडहॉक जज रहे, हाई कोर्ट के जज थे, वो वहाँ चले गए थे। तो ये तो होता रहता है जुडिशरी में। आपको अगर और जजेस की ज़रूरत होती है तो ये एडहॉक जजेस अपॉइंट करना एक तरीका है ताकि आप अपने काम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। ठीक है उस्मानी साहब, ऐसे मौके पे जब आप खुद भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में एडहॉक जजेस की तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तरद कर देना और कोशिशें नज़र आ रही हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस तरह के बयानात भी दिए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पार्टी को बैन किया जा सकता है, तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है ना तहरीक इंसाफ के? नहीं, देखिए बैन करने की कोई कार्रवाई तो अभी शुरू नहीं हुई, सिर्फ हो बात ही सकती हुई है, ना। मानते हैं इस चीज को कि बैन करने की पार्टी को कोशिश की जा रही है जिसके लिए एफर्ट हो रही है। जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर हुआ तो फिर ठीक है। अगर एक दफा अगर कार्रवाई शुरू हो जाती है और फिर वो उसके चांसेस बनते हैं, 1 महीना तो कम से कम लगेगा कार्रवाई में। नहीं 1 महीना लगेगा। नहीं शायद साहब, फिर हुकूमत भी ये कह सकती है कि जो पीटीआई हामी जजेज हैं वो ना बैठे। उस सूरत में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो। मतलब फिर अगर पीटीआई को ये हक हासिल है कि वो कुछ जजेस पे एतराज करे कि ये ना बैठें, तो फिर हुकूमत भी कुछ जजेस पे अपने रेफरेंस पर एतराज कर देगी कि ये भी ना बैठें, तो क्या ऊपर से नया सुप्रीम कोर्ट लेके आएंगे? यही तो मैं समझ नहीं आ रही ना। देखिए जिस तरह से हमारी जुडिशरी को आजकल ट्रीट किया जा रहा है, दोनों साइड, ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी, दोनों साइड हमारी जुडिशरी को इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो समझते हैं खेल है। हालांकि ये मेरे ख्याल में जुडिशरी की तज़ीक है इस किस्म की बात करना। लेकिन सर एक तरफ जजेस पर जिस तरह से दबाव है, जजेस के ख़त हमारे सामने हैं, जिस तरह से जजेस क्लेम करते हैं और इदारों की मुदाखलत के हवाले से वो बार बार कह भी रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं इस हवाले से हुकूमती वज़रा की जानिब से कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ उस मौक़िफ़ को मुस्तरद भी कर देती है। तो ये आपको नहीं लगता कि लड़ाई तो आने वाले वक्त में और मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में हमारी जुडिशरी ने गलती ये की कि उन्होंने सियासी केसेस को सुनना शुरू कर दिया। अगर हमारे जो जुडिशरी सियासी केसेस को न सुनती होती, उनको रद्द कर देती और कहती ये आप जाके पार्लियामेंट में फैसला करें, हमसे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये मामला होता नहीं। ये कसूर जुडिशरी का इस लिहाज से है। आपको याद होगा कि जब ये नवाज शरीफ का केस शुरू में गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस जमाने में जमाली साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने तो उसको सुनने से इनकार कर दिया था। और बाद में फिर जब वो चले गए, रिटायर हो गए, तो फिर दूसरे जज जो आए उन्होंने उसको सुन लिया। तो ये अगर जुडिशरी सियासी मामला से अलग रहे, सिर्फ उन चीज़ों में इंटरफेयर करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी इंपॉर्टेंट हो, तो फिर मामला बेहतर होंगे। हमारी जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा तौर से इन्वॉल्व हो गई सियासी केसेस में, उसकी वजह से वो अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अब जो एडहॉक जजेस की बात है, ये बात तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और ये जजेस उनको निपटाने की कैपेसिटी नहीं रखते क्योंकि कम है। तो एडहॉक जजेस तो मैं समझता हूँ 4 नहीं 15-20 लगाने चाहिए ताकि सारे केसेस बैकलॉग क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बड़ी क्लियर। आप अगर आर्टिकल 182 पढ़ें तो उसमें क्लियर प्रोविजन है और पावर्स है कि वो कर सकते हैं, और कोई मुद्दत भी बयान नहीं की उन्होंने। आप जितनी मुद्दत चाहें कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। मकसद क्या है कि आप ये चाहते हैं कि आपके सामने जो केसेस हैं उनका फैसला हो, आम पब्लिक को फ़ायदा हो उसका, वरना जुडिशरी का फ़ायदा क्या अगर उनके सामने केसेस न चले। अच्छा, अब जुडिशल कमीशन में तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस भी हैं मेंबर, एक वोट उनका है, एक ही चीफ जस्टिस का वोट है। कोई ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के पास 2 वोट हैं और बाकी जो 5 सीनियर जजेस हैं उनके पास एक वोट है, बराबर वोट हैं। तो फिर आप सिर्फ चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना कैसे बना सकते हैं? जुडिशल कमीशन में तो वोट डालने हैं, ये 5 जज खिलाफ वोट डाल देंगे तो नई तैनाती नहीं हो सकेगी।
जी बिल्कुल, वो तो साफ है, जाहिर है ना, ये तो प्रोसीजर है इसका काउंसिल का, जो कमीशन है उसका, ये तो प्रोसीजर मौजूद है। तो अब इस तरह से बिला वजह कंट्रोवर्सी शुरू करना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है। और हमारे क्या इसकी एक वजह ये भी है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाती जब सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की तनकीद की जाती है और कह दिया जाता है कि हमें तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप देखिए, वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं आप, क्या क्या जरूरत थी, इस किस्म की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में जुडिशरी को इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए। अगर फर्ज किया बाद में रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर यही जजेस जिनको अपॉइंट किया गया है यही उसके मेंबर बनते, उस वक्त यकीनन ये ऑब्जेक्ट कर सकते थे और कहते कि भाई इन जजेस को ये सुनना नहीं चाहिए। लेकिन अभी से बात करना और बिला वजह तस्दीक करना मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब, ये तो अब ऊंट किसी और करवट बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर चली जाती है तहरीक इंसाफ और वहां पर भी एतराज़ात, आज भी उनकी तरफ से एहतजाज हुआ है, उन्होंने आज भी एतराज उठाया और एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं होने देंगे। उनके वो मेंबर ही नहीं है। लेकिन जुडिशल काउंसिल में जिन्होंने जज तैनात करने हैं उनमें तहरीक इंसाफ तो मेंबर ही नहीं है, वो कैसे जा सकती है? लेकिन जिन जजेस का झुकाव है तहरीक इंसाफ की तरफ, जो पहले भी 5 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना वोट डालेंगे। एक वोट चीफ जस्टिस का है, एक रिटायर्ड जज है जस्टिस मंजूर मलिक, जो उन 5 सीनियर जजेस की मर्जी से लगे हुए हैं। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का वोट है, लॉ मिनिस्टर का वोट है और एक बार काउंसिल के नुमाइंदे का वोट है। वहां अगर 9 में से 5 वोट जजेस के, एडहॉक जजेस के हक में आ गए तो वो तैनात हो जाएंगे, ना आए तो वो तैनात नहीं होंगे। इसमें सर मैं एक पॉइंट नहीं समझ पा रही, क्लियर कीजिएगा उस पॉइंट को कि क्यों जरूरत क्यों पेश आ रही है एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए? मुकदमे जेर इल्तवा हैं, कौन उनका फैसला करेगा? हर रोज मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखें, लोगों के 15-15 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की बारी नहीं आ रही। आपके जजेस जो हैं वो सिर्फ सियासी मुकदमात सुन रहे हैं, दिन रात फैसले आ रहे हैं। नहीं, वो सियासी मुकदमात के आ रहे हैं ना, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुकदमात के फैसले दिन रात आ रहे हैं। मेरे और आपके मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। उनके लिए भी तो जज चाहिए। ये जज तो सारे सियासी मुकदमे सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ये तो बेंच में, उन बेंचेस में बैठना चाहते हैं जिनकी हेडलाइंस लगती हैं, जिनमें बड़ी प्रोफाइलिंग होती है, जिनकी हेडलाइंस नहीं बनती, जिनके रिमार्क्स कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर वो मुकदमात भी तो किसी ने सुनने हैं। शिकार हैं कई अरसे से। आप सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग देखें। हाँ जी, लाखों के करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमात जो है वो पेंडिंग है। किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में इतने पेंडिंग मुकदमात हो और आप कहीं नए जज न लगाएं? आपके अदालतों को दिन रात काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ 4, आपको 20 नए जज लगाने चाहिए और कहना चाहिए कि हम 3 साल में ये सारे मुकदमात खत्म कर लेंगे, 2 साल में बैकलॉग क्लियर कर देंगे। अगर आप बैकलॉग क्लियर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं लाएंगे और कहेंगे कि जी नए जज ना लगाएं क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला करेंगे, भाई मेरा भी तो मुकदमा है। ये मुल्क सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, उसकी मर्जी से चला दें। नहीं, वो तो तराज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं बदनीयती पर मबनी है ये फैसला। नहीं, उनके लिए तो जब तक वो खुद इख्तिदार में नहीं आएंगे सब कुछ बदनीयती पर मबनी काजी साहब से, बानी पीटीआई को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। काजी साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मुकदमा काजी साहब सुन रहे हैं? नहीं। 9 मई के मुकदमा काजी साहब सुन रहे हैं? इमरान खान का कौन सा मुकदमा है जो काजी साहब ने सुना है? आप मेरी बात समझे, काई साहब को उन्होंने एक टारगेट जरूर बनाया हुआ। काई साहब के खिलाफ तो उन्होंने रेफरेंस भी मूव किया था ना जब वो वजीर आजम थे, बाद में उसकी माफिया मांगते फिर रहे कि हमसे गलती हो गई। कभी किसी वजीर आजम और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा हमसे गलती हो गई? कहते हैं हमसे गलती हो गई। सवाल ये है कि काई साहब ने अकेले तो कोई फैसला नहीं करना। अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसके अंदर 3 रुकनी कमेटी है जो बेंच बनाती है। काई साहब अकेले बेंच बना ही नहीं सकते। काजी फायज ईसा अकेले कोई बेंच नहीं बना सकते। आपने वैसे किसी को पंचिंग बैग बनाना है, आप सियासत करना चाहते हैं उनके नाम पर, आपकी मर्जी है। अभी भी जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस एडहॉक जज लगा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि जुडिशियल कमीशन के जो है, वो वजीर कानून ने कर दिया ना क्लियर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके पास वो शॉट है? हाँ जी, हमारे पास है शॉट, तो हम वो सुनवा देते हैं नाजरीन को भी, जिसमें उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि जो तरीके इंसाफ इल्जामात लगा रही है ये बेबुनियाद है। सुनवाते हैं। साहब ने नहीं लगाने, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं अपॉइंट करने, ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं जो उन 5 जजेस ने जिन्हें अपॉइंट किया जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जिसमें
पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बैठता है। कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे ताकि जो आम लोगों के मुकदमात हैं वो डिसाइड हो सके। उन्होंने उस रिव्यू के बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। अगली बात ये है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 17 की स्ट्रेंथ पूरी है भाई। अगर बेंच ने एक्सटेंड होना है तो वो 4 लोग जो उस वक्त नहीं थे हिस्सा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी हुई, या जस्टिस मुसरत हलाली उस वक्त इलाज के सिलसिले में छुट्टी पे थी, वो 4 जजेस भी मौजूद है। मेरी समझ से पालातर है हुकूमत डिफेंड कर रही है, पोजीशन एतराज़ात उठा रही है। वो ठीक बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एलिवेट हुए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एलिवेट हुए हैं, तो वो तो अभी किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। उनका मतलब है अगर बेंच एक्सटेंड होना है, अभी 13 रुकनी बेंच था, अगर आपने 17 रुकनी बनाना है तो मुशर्रत हलाली, सुप्रीम कोर्ट के अपने बाकी जजेस जो अभी बेंच में कहीं शामिल नहीं थे, उन पर भी एक्सटेंड हो सकता है। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे मुकदमे इन 13 रुकनी नहीं चुनना है, इनको सुप्रीम कोर्ट अलॉट तो नहीं हो गया इस 13 रुकनी फुल कोर्ट को। बाकी जजेस भी तो अभी मौजूद है ना, जो इस 13 रुकनी फुल कोर्ट का मेंबर नहीं थे, वो अब बन गए, तो अब जब फुल कोर्ट बनेगा तो वो भी उसके मेंबर होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कैसी सोच है कि जी बस हमारे सारे मुकदमे इन 13 को ही दे दें। ये जो 8 जज जिन्होंने हमारे हक में फैसला किया, आप हमारे सारे मुकदमे इनको दे दें, ये कैसी मंतक है तहरीक इंसाफ की कि ये 8 ही जो है ना जो हमारे हक में फैसले कर रहे हैं, सारे मुकदमे इनको दे दें, ये माना जा सकता है? ये फेयर है कि एड हॉक जजेस के पास जा सकते हैं तहरीक इंसाफ के फैसले? सर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी कमेटी ने तय करना है, काजी साहब ने नहीं तय करना। वो उस कमेटी में इस वक्त मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और काई साहब हैं। अगर एक मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर किसी बात पर इकट्ठे हो जाएं तो काई साहब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी है। आप तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, आप 100 दफ़ा बनाएं काई साहब को, क्योंकि काजी फायज ईसा ने खुद ही इजाज़त दी है कि मेरे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूँगा। तो अब जब उन्होंने कहा है कि आप मेरे ऊपर तनकीद करें, तो हम किसी को क्यों रोकें कि वो काई साहब पे तनकीद ना करें? उन्होंने खुद ही कहा मेरे ऊपर बहुत तनकीद करें, मैं इसको पसंद करता हूँ, तो वो कर रहे हैं। खुली छुट्टी आपने दी है तो वो आपके अच्छी तरह कपड़े उतार रहे हैं, और वो आपके कपड़े उतार रहे हैं, और आप उनको, क्योंकि आपने इजाज़त दी है। बाकी आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को देखें, दो ट्वीटें उनके खिलाफ हो जाएं, वो एकदम तौहीन अदालत पे पूरा 6 रुकनी बेंच बना देते हैं। आप उधर अतर मनीला साहब को देखें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था प्रॉक्सी है, बाद में वजाहत की मेरी वजह से नहीं हुआ। तो कुछ जजेस को तो हम देखते हैं कि उनकी तो वो तो अपने ऊपर एक लफ्ज़ तनकीद का नहीं बर्दाश्त करते। काई साहब कहते हैं मेरे ऊपर जितनी मर्जी कर लो, मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं समझता हूं उनके इस रवैये ने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कराई है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी उन्होंने अदलिया की बेतौकीरी की है, ये कह करके मेरी जात पर तनकीद करें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता। एक सियासी जमात को इतनी खुली छूट दी है कि उन्होंने पूरी अदलिया को मुतनाज़ा कर दिया काई साहब के बदले। अब देखिए ना, जज लगाने हैं जुडिशल कमीशन ने। आप मेरी बात सुनिए, तनकीद हो रही है काजी फैजी साहब, अब क्या पता मंसूर अली शाह भी इनके हक में वोट डाल दें, मुनीब अख्तर भी इनके हक में वोट डाल दें, फिर क्या होगा? यहाँ तहरीक इंसाफ को ये पता है कि जो उनके हामी जज हैं वो जुडिशल कमीशन में इन डॉक जजेस को वोट नहीं डाल रहे, उन्हें कैसे पता है? ठीक, तो मेरे ख्याल में ये सियासत जो है ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन, उनके हवाले से अच्छी खबर नहीं है। कोविड-19 की वजह से वो दस्तबरदार भी हो सकते हैं इंतखाबात से, और इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। ढॉक जजेस पर एतराज़ उन्होंने उठाया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल सोरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, और अब हम बात करेंगे 81 साल अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और वो कोरोना में मुब्तला होने के बाद अपनी तमाम तर सदारती मसरूफियात तर्क कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार भी हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मुशीर साबिक डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारर साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, क्या मुहारिकात हो सकते हैं इस टाइम इन इंतखाबात से दस्तबरदारी के, क्योंकि पार्टी के अंदर भी मुखालिफत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो बाइडन के लिए? कल 2 सबसे ज्यादा जो नोटेबल चीजें आई हैं, चक शूमर सेनेटर हैं न्यूयॉर्क से, और दूसरा जो कांग्रेस के अंदर उनके मेजॉरिटी लीडर है जेफरी हकीम उनका नाम है, वो दोनों ने अपनी जो सपोर्ट है वो बाइडन साहब से दस्तबरदार कर ली है, वो छोड़ दिया उन्होंने।
लेकिन यहाँ पे मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल से हो क्या रहा है। पिछले ये जो बाइडन साहब है वो आज बीमार नहीं हुए, कोरोना तो उन्हें आज हुआ है, लेकिन उससे पहले भी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक तनकीद का निशाना बने हैं। एलाइज देख रहे हैं, कभी सीढ़ियों से गिरते हैं, कभी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन यूलेस्की उनको कभी कह देते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन कह देते हैं। तो पहले भी दुनिया कंफ्यूज थी, नर्वस थी, बिलखसूस जब से एक इनकी अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक दुनिया में वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और उस वैक्यूम को रशिया और चाइना फिल कर रहा है। तो एलाइज सब परेशान है, बिलखसूस साउथ कोरिया। जब से प्रेसिडेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया गए हैं, साउथ कोरियन दे आर वेरी नर्वस और कंफ्यूज। तो वो सबसे ज्यादा परेशान थे इनकी वजह से। लेकिन ये पिछले 4 सालों के अंदर भी जो प्रेसिडेंट ओबामा कंट्री को चला रहे थे, अगर इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि अगर आप कैबिनेट के मेंबर्स को देखें तो वो सारे के सारे ओबामा पीरियड के एडवाइजर थे, उनके एलाइज हैं। बिल्कुल ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि सारी कैबिनेट इट वाज हैंड पिक्ड बाय ओबामा। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त कंट्री को पिछले 12 साल से ओबामा चला रहे हैं और आज भी डिसीजन वही कर रहे हैं। बल्कि एक बहुत इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन, मैं आज अभी मिलवाकी विस्कॉन्सिन से बोल रहा हूँ जहाँ पे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। यहाँ पे भी कई जो सीनियर लीडर्स ने उन्होंने अपने इन्होंने इजहार किया इस खदशे का कि वो अपनी वाइफ मिशेल ओबामा को और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम को टिकट पे लाना चाहते हैं। अच्छा। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। लेकिन तारक साहब, जो डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन है वो अगस्त में है, तो डीएनसी जी, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स के पास ये चांस है कि वो अगस्त में अपना नया उम्मीदवार सामने ले आएं जो आपके नज़दीक मिशेल ओबामा या कैलिफोर्निया के गवर्नर हो सकते हैं और बाइडेन स्टेप डाउन कर जाएंगे। बिल्कुल इसमें नजर आ रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में विद इन 2 और 3 डेज बाइडेन जो है वो स्टेप डाउन करेंगे। कैमला हैरिस जब तक इलेक्शन नहीं होता वो कैरी ऑन करेंगी, टेक केयर करेंगी आगे। और उसके बाद टिकट जो है इस वक्त, क्योंकि ओबामा साहब पूरा इस सिस्टम को इस वक्त वो उनके कंट्रोल में है, और मिशेल ओबामा के साथ टिकट पे न्यूसम को लेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट पिक, क्योंकि अल्टीमेटली किसी वाइट फेस को भी वो रखेंगे। और दूसरा एक यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट विंग जो एक डेमोक्रेट पार्टी का जो सारा जोर है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका के अंदर एक फीमेल सदर बनाया जाए किसी को, और वो भी अफ्रीकन अमेरिकन। तो वो जो एक लिबरल यहाँ पे जो डेमोक्रेट है उनकी ख्वाहिश भी पूरी की जाए, और उसके लिए वो मिशेल ओबामा बार बार उनके पोल करके दिखाए जा रहे हैं। बार बार जो है वो उनको जो लेफ्ट विंग हमारा मीडिया है यहाँ पे वो भी उनको प्रमोट कर रहा है मिशेल को। तो ये आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली डेमोक्रेट पार्टी विल बी मूविंग। और यहाँ पे मुजम्मल भाई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएनसी के अंदर जिस तरह आज यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब लीगली आज उनको टिकट मिलेगा। हमारे डेलीगेट इकट्ठे होते हैं स्टेटों के, वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के तनासब से की वजह से। और इसी तरह डीएनसी बार बार कहा जाता था कि कन्वेंशन को ओपन किया जाए, उसके एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, और उस टर्म की वजह से डेलीगेट वोट करेंगे, वहां पे विड्रॉ कर सकते हैं और मिशेल ओबामा के लिए वोट हो सकते हैं और वो उनको टिकट देंगे। लेकिन मैं इसको सियासी करप्शन ही समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें इस वक्त मैं कल डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिला था, कल एक इवेंट पे हम इकट्ठे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल जरा मजाक कहा था कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनका अपोनेंट कौन होगा। तो देखें इलेक्शन इतने करीब आते जा रहे हैं और अभी तक डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा। ये भी एक पॉलिटिकल करप्शन है। लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होगा दूसरे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को देखना, उसके बारे में एक अपना माइंडसेट बनाना। लेकिन साजिद तारिक साहब, डेमोक्रेट पार्टी पहले भी कोशिश कर चुकी है क्लिंटन साहब की पॉपुलैरिटी पे हिलरी क्लिंटन को लाने की, और वो नाकाम हो गई थी। तो आपको लगता है कि ओबामा की पॉपुलैरिटी पे मिशेल ओबामा को लाना कामयाब हो जाएगा? देखें इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक फीमेल का आना और एक अफ्रीकन अमेरिकन का आना, और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था, CNN प्रमोट करता था मिशेल ओबामा को,
और ओबामा के वो लेगेसी एक वो समझते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को सिर्फ मिशेल ओबामा ही हरा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी बात से मैं एग्री करूंगा बिल्कुल मुजावर भाई, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने जो चैलेंज, मेरा ख्याल है कोई भी चैलेंज नहीं है। इस वक्त 4 साल की परफॉर्मेंस, पिछले 4 साल अगर आप देखें तो आज दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने पे खड़ी है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है, पेट्रो डॉलर सऊदी अरेबिया से निकल चुका है। जो लोग कैंप डेविड में आके सुलह करते थे, मैं मिसाल दूंगा सऊदी अरेबिया और ईरान की, वो अब बीजिंग जाके बातें करते हैं। हमास के लीडर भी बीजिंग जाके बातें करते हैं। तो अमेरिका अपनी प्रेस्टीज और अपनी डिग्निटी जो है वो लूज करता जा रहा है, ग्रिप ऑन द फॉरेन पॉलिसी लूज कर रहा है। और देखा जाए इसकी एक और जो अभी रिसेंट एक मिसाल है कि ब्रिक्स ने अपना रशिया और चाइना की मदद से अपना नया फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया है। लेकिन अमेरिकन बिल्कुल इसमें हेल्पलेस लग रहे हैं, लीडरलेस लग रहे हैं, होपलेस लग रहे हैं। और ये 4 साल की परफॉर्मेंस को मिशेल ओबामा किस तरह छुपा पाएगी डेमोक्रेट पार्टी? लेकिन मिशेल ओबामा के आने से जो अफ्रीकन वोट है, ब्लैक वोट है, वो यूनाइट हो जाएगा मिशेल ओबामा के पीछे, और वो एक लीडिंग फैक्टर बन जाएगा उनके लिए, जैसे बराक ओबामा के लिए। लेकिन उसमें मुजम्मल भाई देखा जाए तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो सिर्फ 14% ऑफ द पॉपुलेशन है यहाँ पे। ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ज्यादा यहाँ पे नंबर्स नहीं है उनके, और उनमें भी मेजॉरिटी जो है वो वोट नहीं कास्ट कर सकते या सलाहियत नहीं रखते। तो अफ्रीकन अमेरिकन वोट्स आर नॉट द डिसाइसिव वोट्स। दर हकीकत अगर देखा जाए तो आज भी जो वाइट लिबरल हैं वो डेमोक्रेट पार्टी का डिसाइसिव वोट होते हैं। ब्लैक लाइव मैटर भी जो है उसको वाइट सी चलाते हैं। और देखा तो अफ्रीकन अमेरिकन एक दुनिया को दिखाने के लिए एक वी आर, जिस तरह कि हम दे आर इंक्लूसिव, दे आर पार्ट ऑफ अस, एंड वी आर गिविंग देम द एनफ स्पेस टू ग्रो। लेकिन वो सिर्फ एक इस एजेंडा, लिबरल एजेंडे के जरिए, वरना अफ्रीकन अमेरिकन वोट्स आर नॉट डिसाइसिव वोट्स। अब आज ट्रंप साहब को तो लीगली मिल जाएगा रिपब्लिकन पार्टी का टिकट, और वो ऑफिशियली रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हो जाएंगे। आप उस कन्वेंशन में मौजूद हैं, आपने वोट भी करना है। डेमोक्रेट्स ने ये अपने डेलीगेट्स को अगस्त में बुलाया है, और 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, उसके बाद नवंबर में इलेक्शन होंगे। तो आपके ख्याल में इट इज़ ट्रंप वर्सेस मिशेल ओबामा, या ट्रंप वर्सेस कैलिफोर्निया के वो गवर्नर भी हो सकते हैं और मिशेल को वो अगली दफा के लिए रख लें? जहाँ इस वक्त जो स्पेकुलेशन आ रही है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी बौखलाहट का निशान है, नर्वस है। मेरा जो ख्याल है, मैं समझूंगा कि वो इन दोनों को एक टिकट पे इकट्ठा करेंगे। मिशेल ओबामा और न्यूसम दोनों एक टिकट पे आएंगे और अपना वो टेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त उनका जीतना बिल्कुल ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है, बिलखुसूस जो अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी एक तो यूनाइट हो चुकी है, और दूसरा अगर देखा जाए तो सिंपथी वोट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। 90 चार्जेस उनके ऊपर हैं। इनकी अपनी मर्जी की स्टेट के अंदर उन्होंने 90 चार्जेस, अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर, अपनी मर्जी का जज, अपनी मर्जी की ज्यूरी। तो लग रहा है कि जिस तरीके से एक पूरा सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको घेरे में ले रखा है, सिंपथी वोट आएंगे। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं समझूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए प्लस जाती है, कि उनके 4 साल के दौरान कोई एक नया दुनिया की जंग शुरू नहीं हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, चाइना को वो फ्रंट करते रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट पे उन्होंने टैरिफ लगाया। अमेरिकन इकोनॉमी वाज सुपर स्ट्रॉन्ग। ओनली सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप हैज टू फेस कि कोविड का पीरियड उनके जाती दफा आया था, उसको भी उन्होंने एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया था। लेकिन जो लिबरल, ये बताएं, ये जो अब जजेस जुडिशरी में इस्लाहात की बाइडन बात कर रहे हैं, जजेस की उम्र के मुतय्यन करने की, ये ट्रंप सेंट्रिक है। ये भी कहते हैं कि ट्रंप साहब को कंटेन करने के लिए ये किया जा रहा है। तो ये थ्रू हो जाएगा अब कांग्रेस से और सेनेट से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये हो सकेगा। ये एक आखिरी नाकाम कोशिश थी ओबामा बाइडन दोनों की। बाइडन साहब तो वैसे जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि बीमार हैं, वो तो खुद डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस, उनको आपने देखा होगा कि उनकी अपनी ये स्टेटमेंट है कि सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक वो सेंसेस में होते हैं। उसके बाद उनकी पोजीशन नहीं होती कुछ फैसला करने की, बल्कि इस पे क्वेश्चन किया गया था।
व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन से कि अगर 6 बजे 5 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको हैंडल कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आखिरी अटेम्प्ट ये कर रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज और उनकी टर्म और सारी चीजें करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है, जो कि इतनी आसान नहीं है। एक पूरा प्रोसीजर, पूरी मशीनरी, लेजिस्लेशन, उस पर एक पूरी मशीनरी, एक अपना टाइम फ्रेम के साथ डिबेटें होती हैं, चेक करेंगे। लेकिन एक नाकाम, एक जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा वाली बात थी कि उसकी ये भी एक कोशिश थी। आखिरी देखिए, आप कातलाना हमले के बाद देखिए, इससे ज्यादा उनकी डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने इससे ज्यादा स्टेप क्या लिया जा सकता है। लेकिन ये नाकाम कोशिशें हैं। मेरे ख्याल में, मैं जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है, अमेरिका और अमेरिकन अब जाग चुका है। लेकिन और पाकिस्तानी किस तरफ नजर आ रहे हैं आपको? इस कन्वेंशन में आप मौजूद हैं, कितने पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि कहा गया है कि एक सिख स्पीकर को तो उन्होंने लिया है, की नोट स्पीकर सिख को, तो जो पहली दफ़ा एक सिख को उन्होंने की नोट स्पीकर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आप पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत है कि सारे पाकिस्तानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। देखिए, वो सिंपथाइजर जरूर हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वोट शायद डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। गाजा की वजह से ज्यादातर पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटीज जो है, दे आर कमिंग बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मैं दुख के साथ आपको रिपोर्ट करूंगा कि मैं शॉक्ड हूं कि एक भी पाकिस्तानी, आई हैव नॉट कम अक्रॉस इन रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, जो कि यहाँ पे आया हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अफसोस के साथ। लेकिन वो जो सिख खातून को पिक किया गया है, वो मिसेस ढिल्लों जो है, शी इज चेयर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ कैलिफोर्निया, तो उनकी पोजीशनिंग थी पार्टी के अंदर। और दूसरा, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वकील रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी की वकील कैलिफोर्निया में रही हैं। शी हैज अ गुड पोजीशन इन इट। लेकिन मैं यहाँ पे भारतीय निजात में देख रहा हूँ, बल्कि आपने देखा होगा जो वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट के ऊपर जेडी वैंस आए हैं, उनकी वाइफ भारतीय निजात है, उषा उनका नाम है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया भी उनको कवरेज दे रहा है, और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर भी भारतीय मीडिया मौजूद है, इंडियन एम्बेसी के लोग भी मौजूद हैं, इंडियन वैसे बहुत लोग मैंने देखे हैं। लेकिन दुख के साथ है कि मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूँ अभी तक रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, अपना है, डॉक्टर हैं ये, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सियासत से दूर है। सुबह उठते हैं तो पीटीआई का विरोध शुरू करते हैं, शाम को सोते हैं तो पीटीआई। वो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मुर्शद ने इनके ज़हन में डाल दिया है कि ये सियासत नहीं जिहाद है पाकिस्तान का, तो मुझे लग रहा है सारे डॉक्टर भी जिहाद कर रहे हैं यहाँ पे, और सारे पाकिस्तानी भी सिर्फ पाकिस्तानी जिहाद में इंटरेस्टेड हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो कि एक दुख की बात है, मेरे ख्याल अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच सर। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक पर जाना है मुझे। लेकिन आप देखेंगे एक तो रिपब्लिकन कन्वेंशन में कोई पाकिस्तानी नोटेबल मौजूद उन्होंने नहीं रीजन बता दी कि पीटीआई का इंटरेस्ट है, झुकाव है उनका। कि हमें डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चेंज होता नजर आ रहा है, और ये बौखलाहट का शिकार है मिशेल ओबामा। नहीं, मिशेल ओबामा की बढ़ती मकबूलियत की वजह से। मैं आपको बताऊं, मिशेल ओबामा के जो पॉपुलैरिटी ग्राफ्स बन रहे थे, सर आपको लगता है बीट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से? मुझे नहीं लगता। देखिए, क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा। बाइडेन की दफा तो आप कह रहे थे ना, वन वे ट्रैफिक, क्योंकि हमदर्दी का वोट है ट्रंप के साथ। लेकिन मिशेल के पीछे भी बहुत हमदर्दी का वोट होगा। मिशेल कैन, वो एक टफ अमेरिकन इलेक्शन बन जाएगा, वन साइडेड से। अच्छा, एक इस वक्त तो हमें लग रहा है ना ट्रंप के लिए वन साइडेड, बहुत टफ कंडीशन, अभी तो टफ सिचुएशन है, इलेक्शन है। लेकिन अगर वाकई मिशेल ओबामा आती हैं और उनके साथ एक वाइट वाइस प्रेसिडेंट आता है, तो डेमोक्रेट्स को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। देखना होगा कि पॉलिसीज क्या चेंज हो सकती हैं उनके आने के बाद, और मजीद क्या सामने आएगा। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मुज़म्मिल सरवर्दी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, और ये मुश्तरका इजलास इस बात पर ख़त्म हुआ कि हुकूमत उनके साथ ज़्यादती कर रही है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी एतराज़ात और एडहॉक जजिस की तैनाती भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए जा रहे हैं, एडहॉक जजेस की तैनाती हो या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से। उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि किसी का बाप पार्टी को बैन नहीं कर सकता।
उन्होंने अदलिया के बारे में कहा होगा ना, क्योंकि बैन तो अदलिया ने करना है। शायद वो ये बात जजिस को कह रहे हैं। इदारों के हवाले से भी आज हुकूमत तो बैन नहीं कर सकती किसी सियासी, हुकूमत एक रेफरेंस मूव कर सकती है, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जो सुना जाएगा। और अगर वो कह रहे हैं कि कोई किसी का बाप नहीं कर सकता, तो वो जजिस को कह रहे हैं, क्योंकि जजिस ने बैन करना, फैसला तो जजिस ने करना है ना। तो फिर मेरा ख्याल है वो ये बात जजिस के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना है उसी को कह रहे होंगे ना कि किसी का बाप नहीं कर सकता। तो तहरीक इंसाफ पहले कभी आर्मी चीफ को बाप बना लेते हैं, कभी जजिस को बाप बना लेते हैं, तो इसकी एक लंबी रिवायत है, लेकिन ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आज आप देखें ना, आज उनकी जो उन्होंने एहतजाज किया है उसमें रियासती इदारों के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई है और जिस तरह के नारे लगाए गए हैं हसास इदारों के ख़िलाफ़, तो वो एक सियासी जमात को शेवा तो नहीं देती है, किसी भी सियासी जमात को शेवा नहीं देती। और अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि जी फ़लाँ सियासी जमात ये करती है लिहाजा हम कर रहे हैं, तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, तो तहरीक इंसाफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मुझे समझ नहीं आती कि वो खुद खेल को उस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। मतलब ये जो आज नारे लगाए हैं उन्होंने, ये जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पेश किए जाएंगे तो क्या जजिस कहेंगे आपने बहुत अच्छे नारे लगाए हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं तहरीक इंसाफ को ये नारे लगाने पर। मतलब आप मेरी बात सुनिए, सनम जवेद की रिहाई के वक्त भी जज साहब ने कहा ना कि उनकी गुफ्तगू अच्छी नहीं रही है, उनकी गुफ्तगू को और श्योरिटी ली है उन्होंने कि अब आज के बाद इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब है कि अगर आप बुरी गुफ्तगू करेंगे, रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करेंगे, तो अदलिया उसको डिफेंड कर सकती है? बेशक नहीं कर सकती ना। तो आप अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने आपको बैन करने के हवाले से रेफरेंस मूव करना है तो वो जजेस ने सुनना है, वहाँ पे हुकूमत ये ले जाके दिखाएगी कि देखें जी वो तो मुल्क के रियासती इदारों को गालियाँ देते हैं जलसों में, एक जमात है उसको कैसे आप सियासी जमात कह सकते हैं, सियासी जमात का काम है। तो सवाल ये है कि मैं नहीं समझता कि ये किस तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं आर्मी चीफ के बारे में, जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में, जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन, आप देखें ना बैक वक्त उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अच्छे नहीं लगते, कह रहे हैं कि क्रैकडाउन भी करने की तैयारी की जा रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अच्छे नहीं लगते, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो कहते हैं इस्तीफा दे दें, भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें आर्मी चीफ भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदर पाकिस्तान भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें कौन अच्छा लगता है? पानी पीटीआई। बस आप मेरी बात, ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकता ना। आप मेरे मतलब एक जमात है, आप उनसे को पूछे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया था, आप बात सुनिए, यही काजी फाइज ईसा के से आप माफिया मांग रहे थे रेफरेंस पे कि जी हमसे बड़ी गलती हो गई। तो सवाल ये है कि ये कोई मुस्बत तर्ज अमल तो नहीं है ठीक सियासत का। आपने अगर इस तरह एक इदारों और सियासी जमात के दरमियान टकराव में क्या सियासी जमात जीत जाएगी? क्या आप मुल्क में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करके कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? बेशक नहीं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा आज का दिन। तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया और उसमें जैसी नारेबाजी देखने में आई है। उमर अयूब ने मीडिया टॉक में क्लियर किया है कि पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन की भी जो तैयारी करने की कोशिश की जा रही है और एडहॉक जजिस के जरिए से जो नाइंसाफी और बदनीयती पर मबनी ये फैसला है उससे मुस्तरद करते हैं, मंजूर नहीं कर सकते। छोड़े, मेरा मतलब फिर वो गवर्नमेंट कहेगी कि जो पीटीआई के हामी जजेस हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। फिर तो ऊपर से ही सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्योंकि आधों को ये मुस्तरद कर देंगे, आधों को वो मुस्तरद कर देंगे, तो फिर तो कोई केस कोई भी नहीं सुन सकता। मतलब सिर्फ इनको ही मुस्तरद करने का हक हासिल है, हुकूमत को नहीं प्रो पीटीआई जजेस को मुस्तरद करने का। आप मेरी बात सुनिए ना, जितना रिलीफ पीटीआई को अदालतों से मिल रहा है तो फिर हुकूमत सुबह कह देगी कि एक लिस्ट जारी कर देगी कि ये सारे प्रो पीटीआई जजेस हैं, फिर आप क्या करेंगे? मेरा मतलब अगर आप इस तरह का काम करेंगे, आपको तो अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, आपको तो अदलिया को मुतनाज़ नहीं करना चाहिए। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेक ना करें। आप तो अदलिया के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, तो आप तो ऐसे ना करें। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इस मुल्क के अदलिया भी बुरी लगती है, फौज भी बुरी लगती है। आप मेरी बात समझे, इलेक्शन कमीशन उन्हें सभी बुरे लगते हैं। आप मुझे बताएं वो किसके हक में, वो इस वक्त बता दें कि किस चीज के वो हक में। वो कह रहे हैं हमारे मेंबरान असेंबली को भी हिरासा किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। मसलन
मतलब मुझे बताएं, सारे तो जुलूस में मौजूद थे। ये अच्छा हरासा किया जा रहा है कि सारे फौज और साहसदारों को गालियां निकाल रहे थे, ये हरासा किया जा रहा है। हरासा किया जाए तो इनकी जबान ना खुले। वो कहते हैं हम प्रेशर लेंगे, नहीं, जितना मर्जी प्रेशर डालने की कोशिश करें। फिर आप ये भी एक टैक्टिक्स इन्होंने बना लिया है। अच्छा। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए कि जी बड़ा दबाव है हमारे ऊपर और गालियां भी निकाले जाओ जी। एक तरफ ये भी कही जाओ जी बड़ा दबाव है जी, बड़ा हरास करी जा रहे हैं, साथ उन्हीं इदारों को माँ बहन की गालियां भी निकाली जाओ। भाई अच्छा दबाव है कि आप उनको गालियां निकाल रहे हैं, ये तो कोई दबाव ना हुआ, ये तो बेचारों की आप दुर्गत बना रहे हैं रोज और वो सही जा रहे हैं उनके पास। देखिए ना, आप इदारों को गालियां निकालें, इदारों के सरबराहान को गालियां निकालें, उनके पास कोई रेमेडी नहीं इस मुल्क में। जितने ट्वीट आर्मी चीफ के खिलाफ किए गए हैं, एक मिनट, जितने ट्वीट आर्मी चीफ के खिलाफ किए गए हैं, आप बताएं आर्मी चीफ के पास क्या रेमेडी है उसके खिलाफ? वीडियोस जो अपलोड हो गई हैं, तो उनके पास क्या रेमेडी है? एक लाइसेंस टू किल है खुला, कोई कानून की नहीं है, कुछ नहीं है, मुबर्रा है कानून से, और वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी गालम गलूच को कि ये हमारी ताकत है, हम इस ताकत के सर पे पाकिस्तान में हर एक को बुलडोज कर सकते हैं, जिसका हम डॉग जजेस से माजरत करा सकते हैं, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गालम गलूच की इतनी बड़ी ताकत है कि आपको अंदाजा नहीं है उसका। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी शिबली फराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से हुकूमत फिलहाल बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए मीटिंग्स चल रही हैं, अंदर खाते बहुत से अहम फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम चूंकि गरीब आवाम का सोचते हैं, हुकूमत गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर चुकी है, अब किसी सूरत ये रुकेगा नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला बड़ा ट्रिकिश है। हाँ जी, आज इलेक्शन कमीशन का उसमें इजलास हुआ है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं किया। अभी तक ये नहीं आया कि हम मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे रहे हैं। कल दोबारा इजलास है, वो लीगली इसको एवेल्युएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है। क्या हो सकता है अंदर की खबर? देखिए मुश्किल होगा, मैं समझूं अगर आप मुझे इस वक्त कहें कि 51% चांस है कि मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी जी, और 49% चांस है कि देने की कोशिश करेगी इलेक्शन कमीशन या 51। उस फैसले में काफी झोल है। हाँ, आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। देखिए उस फैसले में भी काफी झोल है। उसे रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कि आइन में लिखा है कि 3 दिन में सब अपनी वफादारी का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन कहाँ से लेके आया है? तो फैसला आइन से तजावुज है, वो एक राय है, और उनका मतलब है जो चीज़ आइन से तजावुज है उसके बारे में क्यों फैसला किया जाए। तो और हम एक बात करना चाहते हैं, वो बहुत कहा जाता है कि लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है। जी जी। इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल्स पंजाब में बनने हैं, वो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे इंतखाबी उज़रदारियों पर, लेकिन वो फिर चूंकि वो बनाए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर, तो उसके नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला रुक गया था, मुअत्तल हो गए, जल्द अज जल्द ये फैसला मुअत्तल हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठकर ये इस मामले को आज मुलाकात हो गई। अब मुझे ये लगता है कि पहले वाले ट्रिब्यूनल तो दोबारा नहीं बनेंगे। हाँ जी, अगर आपका ये ख्याल हो कि पहले वाले जो 8 के 8 ट्रिब्यूनल हैं वही दोबारा बन जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है नए ट्रिब्यूनल्स में नए जजेस और नई शक्ल आएगी ट्रिब्यूनल्स की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उन ट्रिब्यूनल्स पर बहुत एतराज़ था। हाँ जी। और आइन में लिखा है कि कंसल्टेशन मतलब इत्तफाक राय से बनने हैं, तो इसका मतलब जिन जजेस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ था, उन मतलब जैसे शाहिद करीम पे मुझे पता है एतराज़ था, उनका नाम गया था तो इलेक्शन कमीशन ने ओके नहीं किया था। बाद में शाहिद करीम साहब ने एक रिट में ये फैसला करके तो नोटिफाई करा दिए, तो शाहिद करीम साहब तो नहीं होंगे अब, शाहिद करीम साहब तो अब नहीं होंगे। लेकिन देखना यही है कि अब क्या होगा, क्या ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल कुछ मेरे ख्याल है रिटायर्ड जजेस होंगे, कब बन जाएंगे और कब फैसले आना शुरू हो जाएंगे। रिटायर्ड जजेस होंगे। इंतखाबात में धांधली हुई नहीं हुई, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का ये मामला खुलेगा। आखिर में आखिरी सवाल, मुजम्मिल साहब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से? हाँ जी, सितंबर 2023 से सुनते हैं इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उसके डिटेल्स हैं कि सितंबर 2023 में इमरान खान गिरफ्तार हुए और जुलाई 2024 तक अब तक उनसे 1635 अफराद जो है, एक साल अभी नहीं हुए, 1635 अफराद ने मुलाकात की है। इसमें जो मुलाकात का कमरा है जिसे हम VIP मुलाकात कहते हैं, वो 454 मुलाकातें हुई हैं।
ठीक है। फैमिली की 88 मुलाकातें हुई हैं, वुकला की 223 मुलाकातें हुई हैं जी, सियासी दोस्तों की मतलब सियासी मुलाकातें 119 हुई हैं, डॉक्टर्स की 14 मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा अदालत में 1181 लोगों से मिले हैं, जिनमें 591 वुकला हैं, फैमिली 273 हैं, मीडिया के 317 और व्हाट्सएप पे उन्होंने 13 दफ़ा अपने बच्चों के साथ लंदन पर बात की। ये तो कम है, ये तो मुजम्मिल साहब ये तो ज्यादती है। अब मुलाकात की भी इजाजत नहीं फिलहाल दी जा रही है। पाकिस्तान में किसी कैदी को व्हाट्सएप कॉल की सहूलत की इजाजत नहीं है सिवाय इमरान खान बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है ना, सबके बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है। कई कैदी मैं मिलवा देता हूँ जिनके बच्चे बाहर हैं, उनको फोन की इजाजत नहीं थी व्हाट्सएप की, लेकिन ये खान साहब को खुसूसी इजाजत है, VIP। अब बेटों से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी? बेटे आएंगे तो दी जाएगी ना। वो कह रहे हैं अब जैसे ही अदालत से परवाना जारी हो जाएगा तो वो आ जाएंगे, वो पहले अप्लाई करेंगे बेटे की जी हम मिलना चाहते हैं तो जरूर होगा। और बाकी इतनी 1635 लोगों को मिलने दिया तो और किसको नहीं मिलने देंगे। या उससे पहले रिकॉर्ड मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में मुलाकातों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। या मुलाकात से पहले इतनी मुलाकातें किसी कैदी की कभी नहीं हुई। या बानी पिटिया की रिहाई हो जाएगी? नहीं, इतनी मुलाकातें किसी कैदी की इतने अरसे में नहीं हुई। इमरान खान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मुलाकातों का हर मामले में। देखते हैं आने वाले टाइम में होगा क्या। फिलहाल मुझे सना कहवान को मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।